अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक तो कोरोना के हवाले से सूरत-ए-हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई है। जो तीसरी लहर है और इसमें जिस तरह से केसेस की तादाद बढ़ रही है, ये बड़ा ही खतरनाक इज़ाफ़ा है और हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है। आज इसी हवाले से सूबों ने और बाकी जो मुल्क के इंतज़ामी यूनिट्स हैं उन्होंने मिलकर सिफ़ारिशात जो है वो तैयार की थी और वो एनसीओसी के पास गई और फिर आज एनसीसी का भी एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें इस तीसरी लहर पर काबू पाने के हवाले से कुछ अहम इक़दामात का जो है वो फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो है मुख्तसर बात भी की। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान और एनसीओसी के सरबराह असद उमर भी मौजूद थे। एक तो फौज की मदद जो है वो लेने का फैसला हुआ है। सूरत-ए-हाल के हवाले से, इक़दामात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने और असद उमर ने क्या बात की, ये ज़रा देखिए। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पे निकलेंगे। हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है। हम पिछली दफ़ा की जो लहर है उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं अपने, अगर हम हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर को मेजर करना चाहें। इसके अलावा जो % पॉजिटिविटी है वो लगातार 10% से ऊपर या उसके लगभग चल रहा है और हम ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे शहर जो अब तक जिनकी % पॉजिटिविटी कम थी वहाँ भी ये शरह बढ़ रही है। हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर प्रोफेशनल्स के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर ऐसा प्रेशर है जो खुदा न खास्ता ये एक लेवल से ऊपर ना चला जाए। हमारी जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर है वो भी खासा ज़्यादा है और हम तकरीबन अपनी जो मेन कैपेसिटी है उसका 90% के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालात के हवाले से हुकूमत का ये जो फैसला है, हुकूमत ने पाबंदियां तो सख्त की हैं लेकिन क्या इससे मजीद सख्त करने की भी ज़रूरत है? क्या इक़दामात लेने चाहिए? ये बहस हमारे सियासी बयानियों से जो है वो ऐसा लगता है कहीं जो है वो दूर चली गई थी, लेकिन आज प्रोग्राम में जो है वो इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर अब जबकि सूरत-ए-हाल बहुत ही क्रिटिकल हो रही है, आगे क्या होना चाहिए। दूसरा जो अहम इशू है वो पार्लियामान है। पार्लियामान के अंदर आज एक मरतबा फिर से जो है वो हंगामा आराई हुई है। करारदाद के मामले को लेकर जो एक माहौल हमने पहले देखा था वो उसी की आज कंटिन्यूएशन थी। ऑपोजिशन ने आज अपनी करारदाद जो है वो लाने की कोशिश की। ये जो करारदाद वाला मामला है इस पर ऑपोजिशन का ये इल्जाम है कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सही तौर पर जो है वो तरीकाकार जो है वो ठीक इख्तियार नहीं कर रही और ऐसा लगता है कि हुकूमत कंफ्यूज है। तो इस इशू पर भी जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी कि ये किस तरह से एक मुतफ़िका तौर पर जो है वो इस चीज़ का जो है फैसला किया जा सकता है और पार्लियामान में इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो बात हो सकती है। एक और आम खबर आई जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनकी जायदाद ज़ब्तगी में जो तोशा खाना रेफरेंस था उसमें जो है वो एहतसाब अदालत ने उनके इश्तिहारी होने की बिना पर जो है वो जायदाद जब्तगी के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है और इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। गुज़िश्ता रोज़ खबर आई थी कि शहबाज शरीफ जो है वो उनकी जो है वो रिहाई का फैसला हुआ, आज उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए 2 बड़ी आम खबरें हैं, इन पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम मेहमान हमें इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तारुफ करा देता हूँ। फरूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब। आगा रफीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो हमें आज के प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं,
वो हमें जो है वो ज्वाइन करें। बादशाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरूक भाई, मैं आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। कोरोना मेरा ख्याल है ये सबसे अहम मामला है और इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो इस पर बात करने की जरूरत है। आज ये खबर थी कि ऐसा हो सकता है कि पाबंदियां और ज्यादा सख्त हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी नहीं समझती कि वो हालात आए हैं। फौज की मदद जो है वो तो लेने का जो है वो फैसला किया गया है, मगर क्यों अभी समझते हैं कि अभी ये मामला इसी तरह से जो है वो चलाने की जरूरत है और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये तो वबा पूरी आलमी दुनिया के अंदर आई हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है वो मुतासिर हुई है। और आपने देखा कि जिन जिन ममालिक ने मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाए, उनके मुकम्मल लॉकडाउन भी जो है वो नाकाम हुए। आप अपने हमसाया मुल्क भारत को ही देख लें, भारत ने तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया था, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया था। आज नताइज वहाँ भी मुख्तलिफ हैं और आज सबसे ज़्यादा हमारे जो साउथ एशिया के अंदर, इस खत्ते के अंदर जो केसेस में इजाफा हो रहा है, वो हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो हमारा कंसेप्ट था उसको पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया गया। पहले आपके इल्म में होगा कि सिंध गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रही थी, पूरा लॉकडाउन लगाया हुआ था। बाद में उनको भी समझ आई कि मुकम्मल लॉकडाउन इस मामले का हल नहीं है, तो वो भी फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए और उन्होंने भी एनसीओसी की फैसलों की पासदारी शुरू कर दी। अब जो हमारे सामने सूरत हाल है, ये जो थर्ड वेव आई है, इसके अंदर केसेस में एक स्पाइक सामने आई है, जिसके लिए आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। यही अपील वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से भी की है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें और बेजा गैर ज़रूरी जो है वो आपको इज्तिमात में जाने की या इज्तिमात का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से मेन रीज़न इसकी ये है कि इस वबा की जो ताज़ा स्पाइक आई है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी के लिए जो रियासती वसाइल हैं, उन तमाम तर वसाइल को और तमाम तर रियासती मशीनरी को बरोकार लाने का आज फैसला किया गया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है। यकीनन वो SOPs के अंदर अमल दरामद करने के अंदर जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके शाना बशाना जो है वो काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इस ताज़ा जो स्पाइक आई है इसके ऊपर भी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। और मगर आपको लगता है कि हुकूमत आगाह है? फरूक भाई, हुकूमत आगाह है इन खतरात से? ये क्योंकि इसमें थोड़ी बदकिस्मती भी है, हम मीडिया की भी तवज्जो बहुत ज्यादा रही कोविड के मामलात पर, मगर पिछले दिनों मुल्क के सियासी हालात हमेशा ऐसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आ जाती है, बात होना कम शुरू हो जाती है। अभी ये जो तीसरी वेव है, जिस तरह से एकदम केसेस का हमने बढ़ना देखा है, हमारी तैयारी है, आप यकीन दिलाएंगे कौम को, देखने वालों को, कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं होंगे खुदा ना खासा जो हम इस वक्त अपने हमसाया मुल्क में देख रहे हैं या बाकी कुछ जगहों पर जो है वो देख रहे हैं? देखें, हमें तो यहाँ तक कहा जाता रहा कि आप लॉकडाउन कर दें मुकम्मल। जिस मुल्क की 40% आबादी जो है वो खतरे गुलबर्ग की लकीर से नीचे रह रही हो और मोस्टली आपकी लेबर क्लास हो, वो मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है? ये सवाल मैं आपके सामने रख के देता हूँ। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि पहली चाहे वेव आई चाहे दूसरी वेव आई, इन दोनों वेव्स के दौरान हुकूमत ने इस सारे मामले को इंतज़ामी तौर के ऊपर बेहतर इंतजाम करके निपटा है। और तीसरी वेव है, इसके लिए भी यही इसी वजह से बार बार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियों को बतदरीज मज़ीद सख्त किया जा रहा है ताकि लोगों को डिस्करेज किया जा सके, उनकी मूवमेंट को कंटेन किया जा सके, ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। इसके साइमल्टेनियसली आपके इल्म में होना चाहिए कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन भी इंपोर्ट करके उसकी डोजेस भी लोगों को लगाना शुरू कर दी है। और जो हमारा वैक्सीनेशन का जो निज़ाम है, जो सिस्टम सेटअप है, जिस अंदाज से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, कल ही WHO ने उस सारे निज़ाम की जो है वो तारीफ की है। और आप देखें कि अभी तक जो है वो साइनोफार्म जो है वो 2 मिलियन से ज़ायद इंपोर्ट हो चुकी है, पाकिस्तान आ चुकी है। कल भी एक खेप आई है, इसी तरीके से आइंदा भी मज़ीद खेप आ रही है। तो पाकिस्तान ने जो है वैक्सीनेशन बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनसे वैक्सीनेशन परचेज भी की है। वफाक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और सूबों के ऊपर भी कोई कदगन नहीं है। अब सूबे अल्लाह करे पाकिस्तान में चीजें इसी तरह से अंडर कंट्रोल रहें, लेकिन ये आने वाला फेज जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। बासी साहब,
अब आपके ख्याल में क्या सर इस वक्त हुकूमत को जो है वो सिमत क्या होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या अहम फैसले जो है वो लेने चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं सर इस सारी सिचुएशन को आप? शुक्रिया। मैं आपके इस पे भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम मिलना चाहिए और लोगों के अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग अपील करें, उलमा अपील करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि हम एज ए सिख कौम हम सब की है कि हम जो भी चीज उन करें। ये सिर्फ अगर ये जिम्मेदारी समझे कि सिर्फ हुकूमत की है और हमने कुछ नहीं करना, तो बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि ऑलमोस्ट हर घर में कोई एक या दो लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार है और बड़े बड़े सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ता है सबको इस मामले में। तो सबसे पहले से सारे पाकिस्तान के लोग जो आपके सुनते हैं उनसे अपील करेंगे कि मेहरबानी करके इसको मजाक ना लें, मेहरबानी करके जिस तरह बताया गया है, जो इसका तरीकाकार है डिस्टेंसिंग का, वो डिस्टेंस रखने का वो जरूर रखें, मास्क पहने, और बाकी जो तदबीर हो सकती है वो जरूर करें। हुकूमत के पास क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये फैसले उन्होंने ही करने हैं, उन्होंने देखना है कि किस एरिए में हमने लॉकडाउन करना है। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो बने गए हैं, वो हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी पहले भी इतनी ज्यादा, सख्त फैसले अगर करने की जरूरत पड़े तो उन्हें जान बचाने के लिए सख्त फैसले भी करें। उन्हें सिर्फ अपने उससे मौके से तो हमने इससे नहीं किया। कहीं एक पड़ता है तो लॉकडाउन का उससे SOPs एनफोर्स करवाना चाहिए। स्कूल अभी फौरन ये खुल रहे थे, इम्तिहान बच्चों के शुरू होने वाले थे, उसको जरा देख क्या बच्चे सेफ हैं कि इम्तिहान देने के लिए खत्म करें। आप चूंकि रमजान है, मसाजिद में भी लोग जाते हैं, उस पर भी जरा नजर रखेंगे क्या वहाँ भी SOPs हो रही। तो हुकूमत को पूरी तवज्जो इस तरफ जो है वो देनी चाहिए और उसके साथ साथ तमाम सियासी जमातों को भी और मजहबी जमातों को भी इस मामले पे अपने पैगाम बात देने चाहिए कि लोग SOPs पर अमल करें। बिल्कुल सही कहा। और सियासी जमातों को भी चाहिए कि आप इस पर थोड़ी जरा बात भी करें। ऐसा लगता था कि हमारे जो सियासी बयानी अब्बासी साहब, उनसे भी कोरोना को तो हमने ये समझ लिया था कि कहीं शायद गायब ही जो है वो हो चुका है। मगर आगर रफीउल्लाह साहब, सर आपका क्या ख्याल है, ये जो आज कुछ अहम फैसले हुए हैं, पाबंदियां जो है वो मजीद सख्त की हैं हुकूमत ने, बहुत बात हमने पिछला 1 साल हो गया पूरा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये हालात वो आ रहे हैं आने वाले दिनों में कि इस पर फिर से बात करना जरूरी है कि अब हमने यहाँ से आगे जो है वो किधर जाना है, कौन सी सिमत जो है वो इख्तियार करनी है। तो क्या आपकी नजर में इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो किस चीज की है, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इन गैर ज़िम्मेदार हुकूमत को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना है। बात ये है कि जिस तरीके से मेरे भाई जो है फ़ारूक हबीब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत, अरे सिंध हुकूमत के कहने पे चल रहे होते तो बहुत सी चीज़ें आज इस तरह ना हो रही होती। बात ये है कि आज ये गवर्नमेंट जो है वो 100 प्याज और 100 डंडे खा के फिर वही काम कर रही होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज देखें आप फ़ौज की तरफ जा रहे हैं, आज आप जा रहे हैं फिर एक इंतहाई इक़दाम की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज़ों को आप पहले ही मतलब रोज़मर्रा की बुनियादों पर इसको सीरियस ले रहे होते, आपके प्रॉब्लम ये है कि आप चल रहे होते हैं अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, आवाम के हालात के ऊपर आप चल नहीं रहे हैं। अभी भी इस टाइम आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर जो फैसले ये ले रहे हैं इसमें अभी भी ये लेट हैं, अभी भी मेरे हिसाब से ये काफ़ी लेट है। इनको चाहिए कि चीज़ों को देखें। वैक्सीन अगर आज हम लगाना शुरू भी कर दें, हमारे पास जो कि नहीं है, हम बेशक। अच्छा रफी भाई, मगर आप तनकीद तो आप करें, मगर ये भी बताएं कि क्या करना क्या चाहिए आपकी नज़र में, इस वक्त फैसला क्या होना चाहिए? मैं देखें मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास बेशक हम मिसाइलों के तजर्बे तो कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास आज भी पूरी नहीं हो रही है। बात यह है कि हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना, हमारा माइंड उस तरफ जा ही नहीं रहा है। आज आके फिर हमने पाक फौज को ही बुला लिया कि आप आ जाएं, आप SOP, यानी आप में और अपनी कौम में अमानगी नहीं है। आप हर चीज़ को, हर बात को क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्यों इस तरह लेके जा रहे होते हैं कि जिससे खामखा
आखिरकार हमें ही वो भुगतना पड़ता है। अभी आपको सख्त फैसले करने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है अगर हम मिसाल के तौर पे 10-15 दिन का एक स्मार्ट बेहतरीन लॉकडाउन कर दें, जैसे हम बारहा सिंध हुकूमत लिख चुकी है कि आप सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करें। अभी देखें ईद की छुट्टियां आने वाली है, यहाँ से मिसाल के तौर पे लोगों ने जाके अपने अपने गांव में जाना है, ये फिर वही काम शुरू होगा, फिर वही कहानी होगी, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम होगी, लोगों के जाने में मसाइल होगा। हम जब 1 महीना पहले इनसे कह रहे थे कि आप इंट्रा जो सूबाई बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो रोक लें, गुड ट्रांसपोर्ट ना रोकें, गुड ट्रांसपोर्ट चलती रहे, लेकिन आप सूबों के बीच में ताकि आपको इजी हो जाए। अब आप देखें ना, 1 हफ्ते से कराची में और सिंध में भी इसकी तादाद बढ़ने लगी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर पंजाब में पाकिस्तानी हो, KPK में पाकिस्तानी हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, हम सब भाई हैं आपस में, अगर कोई एक को भी तकलीफ हो। लेकिन अगर ये SOPs किस लिए फॉलो करते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम पंजाब को अलहदा कर रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होता कि ये वबा फैलती नहीं। लेकिन NCOC के अंदर बैठ के आप सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि सिंध ने मुझे एक बात कही है तो उसको मैंने नहीं मानना। तो बात ये है कि हमें थोड़ा सा दो चीजें आप कह रहे हैं, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इक़दाम और ज्यादा सख्त करने चाहिए, यही आपका पॉइंट है ना, और दूसरा ये कि सबको साथ लेके जो है सबकी बात सुने, तो खास तौर पर जो है वो सिंध की जो तजावीज़ थी, सूबाई जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका सूबाई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, एक सूबे से दूसरे, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ताकि कुछ अरसे के लिए ये चीजें कंट्रोल हो जाएं। चले मैं जरा रिस्पॉन्ड कर दे, वो अब्बासी साहब का तो ये मैसेज है कि बस एहतियात करें जरा, मगर ये कि अगर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि साथ इन स्टेप्स को और ज्यादा आप सख्त करें, अभी भी हम थोड़ा सा जरा लेट हैं इस सारी सूरत हाल को असेस करने में, इस पर जो है वो कदम उठाने में। देखिए बात यह है कि हुकूमत तो किसी सूरत लेट नहीं है। आपके इल्म में है कि जब ये कोरोना की वबा आई तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है वो 400 PCR टेस्ट होते थे डेली की बुनियाद के ऊपर। आज जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ के वो 50,000 से ऊपर जा चुकी है। जब पाकिस्तान में कोरोना की वबा आई तो आपके इल्म में था कोई हिफाज़ती लिबास पाकिस्तान में नहीं बनता था, बाहर से हम इम्पोर्ट करते थे। हमारे सर्जिकल मास्क भी जो है वो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसकी भी शार्टेज थी। आज पाकिस्तान उसके अंदर भी खुद कफील है। पाकिस्तान के अंदर जो वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गए, हमने अपने बतदरीज जो हेल्थ के निज़ाम के अंदर पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट की, हमने अपने ऑक्सीजन बेड्स के अंदर जो है वो इजाफा किया। अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, ये तो एक वबा है। इस वबा को वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा हुआ है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जी वफाक ने नहीं किया या सिंध ने ये नहीं किया। जिम्मेदारी हर शख्स की, हर हुकूमत की अपनी अपनी जगह के ऊपर है। वो मैक्सिमम कोशिश करें अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की, वहाँ के लोगों को सहूलत देने की, वहाँ के लोगों से SOPs की अमल दरामद करवाने के हवाले से। जहाँ तक रह की बात ट्रांसपोर्ट की या दीगर की, तो आप ज़राए नकलो हकल या ज़राए नकलो हरकत और या आप अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बंद करके पूरे मुल्क का राब्ता मुनक़ता नहीं कर सकते। फिर मैं आपको कहूँगा कि कराची में जब शुरू में इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो आपको याद होगा कि इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से शाय खुर्दोनोश की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो गया था। कराची के अंदर जितनी इंडस्ट्री थी, साइड में लांडी के अंदर, इस तमाम एरिया में इंडस्ट्री बंद कर दी थी, जिससे मजदूर बड़ी तादाद के अंदर बेरोजगार हो गए थे और आपको बड़े बड़े चौराहों पर एक बहुत बड़ा रश लोगों का नजर आता था। तो ये हमने ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए सोचते समझते डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला साजी करनी है। पहले भी हम इस चीज़ से बाहर निकले, अब भी हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। हम तो नहीं कह रहे कि आज आप जलसे जुलूस करें। ठीक है, देखे ना, जब कोरोना की बदतरीन सूरत हाल थी उस वक्त PDM की तहरीक अपने अरूज पे थी, जलसे जुलूस भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उस वक्त तो ख्याल नहीं इन्होंने किया, लेकिन अब हम इन्हें कहते हैं कि आए कौमी सोच अपनाएं, कौमी जिम्मेदारी लें
और उसके अंदर जो है वो लोगों के लिए हमें सबको एक पेज पर होकर एक मुस्बत सिमत की तरफ चलने की जरूरत है। चले, मुझे फरूक हबीब साहब एक ब्रेक लेनी है जरा। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो अपोजिशन की जो तनकीद है जो करारदाद लाने वाले मामले पर पार्लियामान के अंदर अभी तक जो है वो ऐसा लगता है कि माहौल वो नहीं बन रहा जहां पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई बात हो सके। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज कौमी असम्बली के अंदर फिर एक मरतबा से जो है वो हंगामा हुआ, नारे लगे और ये अपोजिशन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो करारदाद हुकूमत जो है वो लाना चाह रही है, अपोजिशन अपनी करारदाद लाना चाहती है। अपोजिशन के बहुत सारे सवालात भी हैं और अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत कंफ्यूज है और हुकूमत का इस करारदाद को लाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है। मैं अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये मामला बड़ा हसास है सर। इस मामले पर जो कुछ हुआ मुझे बहुत ज्यादा तफसील जो है वो अपने देखने वालों को बताने की जरूरत नहीं, दिल के भी बड़ा करीब है। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान। क्या वजह है, क्यों तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर इस मामले को लेकर के? हुकूमत पार्लियामान में इस मामले को सही तरह से हैंडल नहीं कर रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये करारदाद एक मायदे की सूरत थी। एक आपको पता है कि मजहबी तंजीम के साथ, एक जमात के साथ हुकूमत मायदे की सूरत में वो एक करारदाद लेके आई है। लेकिन बदकिस्मती से जब वो करारदाद लेके आई है तो वो अपने उस मौके से पीछे हट गए। वो मौके किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हुकूमत क्या है। हुकूमत उसको कहते हैं और उसके गुजरा जो है होती है। इन्होंने अब एक मेंबर के तौर पर मेंबर को आगे किया है। अगर आप पड़ी होगी कई दफा वो राजनीति ये मान क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। अगर उसके दो सुननी पड़े तो एक दूसरे से मतलब करके आप क्लैरिटी के बताएं कि ये करारदाद आप जो आए हैं, एक तो प्राइवेट मेंबर लेके आए हैं, क्या हुकूमत उसे ऑन करती है? क्या हुकूमत कहती है कि ये करारदाद हमारी और हमारी अगर करारदाद जब भी हाउस में आज तक आई है उसके लिए तरीकाकार ये होता था कि कंसेंसस पैदा करने के लिए लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ तमाम पार्लियामानी लीडर जो है उनको बिठा के मिला के एक मुश्तरका करारदाद लाया जाती थी तो हाउस सपोर्ट करता था। और ये एक ऐसा मामला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, कौन पीछे हटता? लेकिन जो वादा करके आई है उसको पूरा नहीं करनी चाहती है, उस वादे से भागना चाहती है। वादा तो ये करके आए थे कि इस करारदाद में हम ये कहेंगे कि फ्रांस को सफीर को निकालना चाहिए या उसे रखना चाहिए। अब चूंकि ये काम उसमें जाने नहीं दे रहे, डिस्कशन नहीं दे रहे, इन्होंने जान छुड़वाने दी, वो जान तो इनकी सड़कों से छूट गई है। लेकिन ये अपनी कमिटमेंट पर मुझे नहीं लगता कि अब पूरे उतरे। अच्छा, वो मामला भी पार्लियामेंट के सामने पेश करें, मामले को वन फॉर ऑल सारे डिस्कस करें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को राइट, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस पर बड़ा क्लियर जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो रखना चाहिए। अगर रफीउल्लाह आपको भी यही लगता है? जी राइट, अगर रफीउल्लाह साहब आपको भी सर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो इस मामले पर वो क्लियर नहीं है? जी देखिए, अभी मुझे सिर्फ दो मिनट आप थोड़ा सा तफसील से सुनिएगा। ये इशू ऐसा है, जी हम आपसे सिर्फ गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि अगर आपने 3 महीने पहले क्या सोच के ये मुआहदा किया था कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकालेंगे, यानी आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने से आपकी जान नहीं छूटती। आपको अगर गलती से रियासत के सरबराही मिल गई है, इसको आपको फेस करना है। ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी है, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप धोखे से, फ्रॉड से, मुनाफकत से, फिर ख़ास तौर से इस बात पर हुर्मत रसूल के ऊपर आप ये समझेंगे कि मैं इनको टाइम गेन करके, एंगेज करके, ये देखें
ये कोई यूनियन का मसला नहीं है, तनख्वाहों का मसला नहीं है, नौकरियों का मसला नहीं है, ये हुर्मत रसूल के ऊपर बात है। और वो कुछ लोग निकले, आपने पहले 3 महीने पहले उनके साथ कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट के ऊपर फिर आपने यू टर्न लिया। फिर जब लोगों की इतनी शहादतें हुई, चाहे वो हमारे पुलिस के भाई हो या हमारे पाकिस्तानी और भाई हो सिविलियन, उनकी शहादतें होने के बाद फिर आपने कहा कि ये कालादम है, ये दहशतगर्द हैं। फिर उन कालादम और दहशतगर्दों के साथ बैठ के आपने नेगोशिएशन की, फिर वो एक मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद फिर असेंबली में आके आपने धोखा दिया। जब आपने एक मरतबा इजलास जुमरात को बुलाया है, आपने दोबारा मंगल को इसलिए बुलाया कि ये एक अहम इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर जगह खून की होली खेली जा रही थी। मेरी 2 मिनट दीजिएगा। तो आपने अचानक बुलवाया जिसके लोग ना पहुंच सके, लेकिन जब आज का दिन तमाम मेंबरान पहुंचे तो आपने क्वेश्चन आवर शुरू कर दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने ये इतना अहम इशू पे डिबेट करनी है, इस क्वेश्चन आवर को छोड़े, एजेंडे में आपने बहस रखी नहीं है। और आपने इसका मकसद ये है कि या तो आप और TLP ने दोनों ने मिलकर गठजोड़ किया कि ठीक है आपको भी रास्ता मिले और उनको भी रास्ता मिले, और आप या तो ये, या तो अगर वाकई में हुर्मत रसूल के ऊपर बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो फिर आप इस ऐवान में ये सारी मुआहदे, ये सारी चीजें लेके आए, सैर हासिल गुफ्तगू की जाए और जामे हम इसमें मैं देखें संजीदगी का बुनियादी सवाल आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की सीरियसनेस का सवाल है ना, आप ये कह रहे हैं। मैं देखें सीरियसनेस नहीं, बदनीयती और मुनाफिकत शामिल है। हम समझते हैं कि ये ऐसा इशू है कि हम हुकूमत को इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत को तल्ख फैसले लेने पड़ेंगे और उस तल्ख फैसलों में हम रियासत के साथ हैं, चाहे उसका सरबराह कोई भी हो। रियासत हम सब की है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप मुनाफिकत से और दोगला पॉलिसी से काम लेके चलें। आप पार्लियामान को हकीकत बताएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है। मैं फारूक भाई, ये क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, मेरा ख्याल है पिछला 1-1.5 हफ्ता हुकूमत ने भी बल्कि पाकिस्तान की तमाम जो सियासत है उसने भी बड़ा मुश्किल जो है वो निकाला, जो मुल्क के अंदर जो है वो हालात बने रहे। वो मरहला गुजरा तो अब ये मरहला आप लोगों के सामने था जहां पर आपको इसको पार्लियामान के अंदर जो है वो इस मामले को आगे लेकर आना है। यहाँ पर क्या बेहतर नहीं होता सबको इकट्ठा, सबको ऑन बोर्ड करके एक बड़े वाज़े तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जाता, ताकि ये जो ऐसा मामला है जो हमारी जानों से भी जो है वो ज्यादा बढ़कर हमारे लिए जिसकी हसासियत, तो वहां पर जो है वो अब कम से कम वंस एंड फॉर ऑल इस मामले पर जो है वो बातें जो है वो जो करना है वो हो इस मामले के ऊपर। देखिए बात यह है रहमान, जरा इस इशू के सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। देखें इसके अंदर जो है पहली बुनियादी चीज़ तो जब 2019 के अंदर वज़ीर आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा में गए, उस वक्त फ्रांस के अंदर ये तौहीन अमेज़ खाकों का मामला तो नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से बात की। दुनिया को उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है और दुनिया में 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान बसते हैं। जब उनके बारे में बात होती है तो हमारे, जब उनकी तौहीन करने की तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोशिश की जाती है, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। लिहाजा अगर होलोकास्ट के ऊपर पाबंदी हो सकती है, बात करना जुर्म है, तो इस पे भी बात करना जुर्म होनी चाहिए। ये उन्होंने दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ बात की, OIC जो इस्लामी मुल्कों का प्लेटफॉर्म है वहाँ बात की, 57 ममालिक के सरबराहों को ख़त लिखा जब ये फ्रांस वाला मामला आया कि मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनकर इस वेस्ट को हम ये बावर करवाएं कि ये मामले को रोकें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से रियासत का जो सरबराह है वो फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो किरदार अदा कर रहा है। जब आया ये मामला TLP वाला, तो TLP वाले मामला के मौका पर जरा सुन लें जरा हौसले से सुने। जब TLP वाला मामला आया तो TLP वाले मामले में रियासत हमेशा देखें, जब कोई मुजाहरा करने की कोशिश करता है, सड़कों पर निकलने की कोशिश करता है, आप उनको एंगेज करते हैं, बातचीत करते हैं। बात उनसे हुई, जो तय हुआ कि पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर आएंगे, पार्लियामेंट में हम ले आए। अगर इनको ये एतराज़ है कि TLP से क्यों मुआहदा कर लिया,
तो पीपल्स पार्टी ने तो 2009 में तालिबान से मायदा किया था स्वात में। जिन्होंने मलाला पे हमला किया था वो सूफी मोहम्मद कौन है जिनके साथ जरदारी साहब ने निज़ाम अदल भी साइन कर लिया था। बाद में ना वो माहिदा रहा, बाद में ऑपरेशन शुरू हुआ, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, नुकसान उस वक्त भी बहुत हुआ था। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कलेक्टिव विजडम अपनानी थी, पार्लियामान के अंदर आप इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है सर पार्लियामेंट में आ गया ना, जरा सुन ले पाकिस्तान में रहमान जरा सुन ले ना। जी नहीं सुनते हैं ना, जरा आगे चलते ना। पार्लियामेंट की बात हुई ना, जरा पार्लियामेंट की बात हुई, जरा सुन ले जरा। देखिए जब पार्लियामेंट में बात हुई तो शाहिद खाकान ने उस दिन खड़े होके कहा कि हम जो है इस करारदाद के अंदर एक अपनी करारदाद लेकर आएंगे। आज इनकी करारदाद नहीं आई। जिस दिन करारदाद असेंबली में आ रही थी तो पीपल्स पार्टी तो वैसे ही दुम दबाकर भाग गई थी, ये तो बाइकआउट कर गए थे, ये तो उसके ऊपर आगे बात ही नहीं करना चाहते थे। वो बिलावल की ट्वीट आप पढ़ के सुना दें ना, उसके अंदर वाशगाफ उन्होंने लिखा हुआ था कि ये आपके ज़िम्मे है, आप करें। जबकि पार्लियामेंट में तो कलेक्टिव विजडम है, तो लिहाजा पार्लियामेंट में अगर ये चीज मामला आ गया है तो इसमें आप अपने जो सबके जो प्रेजुडिस है, जो अपने तासुबात हैं, वो यार पार्लियामेंट में किसने बात की, इसके ऊपर आके बात करें, इसके ऊपर बात करें। ये बड़ा अहम मामला है। इस मामले के ऊपर शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट स्पेशल कमेटी स्पेशल ये है इस मामले के ऊपर जो बात ये है रहमान मसला ये है कि ये इन्होंने रहमान मुझे दे दे जरा, मैं जरा बात जरा सुनो। इस मामले के ऊपर देखें, इस मामले के ऊपर स्पेशल कमेटी फॉर्म हो चुकी है। इस प्रोग्राम में भी जितने लोग बैठे हैं सब आशिकाने रसूल हैं, किसी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कलेक्टिव विजडम अपनाएं, एक सोच एक आगे लेके चले। हमने मुल्क के अमन अमान को भी सामने रखना है, यहाँ पर जज्बात के साथ साथ अक्ल और दानिश का भी सबूत देना है। राइट। अच्छा, मैं रफीउल्लाह साहब जरा आपकी इजाजत हो, जरा एक ब्रेक के बाद जरा कर लीजिएगा बात। एक ब्रेक ले रहे बात। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी पार्लियामान में आने वाली करारदाद के हवाले से कि हुकूमत का तरीकाकार, उस पर अपोजिशन की तनकीद क्यों है। अब क्योंकि ये इशू जो है वो जिस तरह का है, तमाम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन जो बात हो रही थी कि इस मामले को हैंडल जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह बेहतर तौर पर किया जा सकता। अब बासिदा जरा अगर रफीउल्लाह की बात सुन लें जरा, मैं उसके बाद आ जाता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक जी रफीउल्लाह साहब। सर ये देखिए, पार्लियामान के अंदर एक माहौल भी होना चाहिए। मैं जरा मेरा सवाल भी जरा साथ ले लें। अगर आप देखिए जो माहौल बना हुआ है, जो पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर इस वक्त जिस तरह की बातें होती हैं, जो स्पीकर और शायद खाकान के दरमियान भी हो, आपको लगता है कि कोई बात हो सकती है इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और खास तौर पर इस तरह के हसास मामले को लेकर सब इकट्ठे आगे चल सकते हैं? रहमान देखें, मैं आपको पार्लियामान तो बहुत बड़ा सुप्रीम इदारा है और स्पीकर की बहुत बड़ी पोजीशन है, इस हाउस का कस्टोडियन है। इस प्रोग्राम में जिसमें हम और आप 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा बाइस्ड हो जाए ना तो ये मामला नहीं चलेगा। और तो एक घंटे का प्रोग्राम है जो उसमें जो है हमारा शराजा बिखर जाएगा और हम एक दूसरे को बुरा भला बोलना शुरू हो जाएंगे। अगर जब एक घंटे के प्रोग्राम में इस किस्म की सख्त ज़रूरत है कि आपको बाइस ना हो, आप बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने फ़राइज़ के साथ चलें, तो इसी तरीके से जो स्पीकर कौमी असम्बली की चेयर है वो इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं उस शायद खाकान अब्बासी साहब का जो रवैया था वो उसको नहीं ये सपोर्ट करता। लेकिन असल इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस नौबत तक आप लेके क्यों जाते हैं, उस नौबत तक आप ये बात क्यों लेके जाते हैं कि मैं आपको देखें, आज की बात सुने। आज भी जब हमने कहा
कि देखें आप हुर्मत रसूल पर और ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लाख दुश्मन भी हो ना पॉलिटिकली, वो फिर भी आके बोलते हैं कि नहीं यार, जो इस पे कुर्बानी या जो इस पे एफर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किए, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किए, वो किसी की नहीं हो सकती। लाख सियासी मुखालफत के बावजूद भी मानते हैं इस बात को। लेकिन आज हमने जब उनसे कहा कि देखें आपने उजलत में इजलास बुलाया था, उस पर हम आपके साथ नहीं कन्विंस थे कि आप इस तरह का काम करें कि मुआहिदा आप करें गवर्नमेंट के साथ और बिल लेके आए प्राइवेट मेंबर का, आप या तो आप और टीएलपी का गठजोड़ है या आप फिर टीएलपी को या कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप हमें मौक़िफ़ दें ताकि हम अपना इनपुट दें कि इस मसले का हल क्या है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, और हमने जनाब जाके वहाँ पर उनको मिन्नतें की, समझते की, अगर हम भी वही वाला रवैया इख्तियार करें जो कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर अगर आपको फ्लोर लेना है तो स्पीकर को जूता दिखाओ, तो इस तरह की पॉलिटिक्स हमने ना की है ना हम कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये असास मामला है ख़त्म नबूवत का या हुर्मत रसूल का, इस पर बहुत संजीदगी से बैठकर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक फैसला लेना चाहिए और रियासत की सपोर्ट में बेहतर होगा अगर मिलकर आगे बढ़े। जी अब्बासी साहब। देखें जी, एक तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत सीरियस मामला है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला है। नाम सात मुबारक का नाम आ जाए तो बहुत ही त्याग करके हम सबको बात करनी चाहिए, वो हाउस हो, कुछ हो या कहीं और। लेकिन ये मामला कोई आम मामला नहीं है, ये बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जो है। अब मसला ये है कि मैं आज फवाद साहब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हुकूमत का कह रहे हैं, उनका एक ट्वीट आपकी नजर गुजरा होगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा ये उनसे कोई वादा नहीं था कि ये करारदाद पास करनी है या नहीं होनी है, हमारा सिर्फ इतना था कि करारदाद सिर्फ हाउस में इंट्रोड्यूस करवानी है। अब मैं फारूक हबीब साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, बड़े भाई हमारे दोस्त हैं, मैं उससे कहूँगा कि मेहरबानी करके कोई ऐसा काम इस वक्त ना करना, ये बहुत एहसास मामला है, ये बिल्कुल क्या हुआ है कल आप इस पर अमल न करें तो यही आपके साथ काम होगा जो कुछ अर्सा पहले आपने वायदा किया था उस पर अमल नहीं किया, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर खून खराबा हुआ है, किस तरह लाशें, किस तरह दुनिया में हमारा तमाशा लगा है। मेहरबानी करके अगर आप इस करारदाद के ऊपर सीरियस हैं, जिस तरह फवाद साहब कह रहे हैं यही मामला है कि आपने उनसे वादा किया हुआ था कि फेस सेविंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, मेहरबानी करके वो भी बता दें। लेकिन अगर इस मामले हो जाए हाउस में, अभी कह रहे थे फारूक हबीब साहब कि हम दुनिया के ममालिक के सरबराहों को खत लिख रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करें। आप मेहरबानी करके इस कौम को पहले इकट्ठा कर लें। आपने यहाँ की मुल्क की सियासी जमातों से बात करना गवारा नहीं किया, यहाँ के लीडरों से बात करना गवारा नहीं किया, यहाँ पार्लियामान के अंदर पार्लियामानी लीडरों से आपने बात करना गवारा नहीं किया। अगर ये आपका इतने बड़े ये जो मिशन है और इतना बड़ा जो काम है जो दुनिया में हमें करना चाहिए था, अगर हम पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातों और उससे बात नहीं करते, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मौका है। सारी जमातें दिल खोल कर डिस्कस करें, अपनी सियासत एक तरफ रखें, एक अमल बनाएं ताकि हमेशा के लिए फिर हमें उस पर अमल करना चाहिए। चले ठीक है, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, गुफ्तगू के सिलसिले को जो है वो हम जारी रखें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक और अहम खबर जो आज आई वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के हवाले से थी। तोशाखाना रेफरेंस में आज शहबाज शरीफ की तो रिहाई होगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी का जो है वो फैसला जो है वो दिया एहतसाब अदालत ने। फारूक हबीब साहब, आप किस तरह से देखते हैं सर इस फैसले को? मुझे आपका कॉमेंट चाहिए इस हवाले से। देखिए, मैं समझता हूं कि बड़ा अहम फैसला है, और आप देखें कि नवाज शरीफ जो है वो जिस अंदाज से दवाई लेने मुल्क से बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, बच्चों समेत वहां पर बैठे हुए हैं। सारी बात है, फिर अदालतों का भी काम है कि जब वो ना मौजूद हों तो उनको इश्तिहारी करार दिया, उनको उन्होंने भगोड़ा करार दिया है, और अब उनकी जायदादों को जो है वो नीलाम करने का हुक्म दिया उन्होंने। और ये तोशाखाना केस के अंदर ये मामला सामने आया है, क्योंकि सारे केस के सामने वो तो पेश हुए नहीं अदालतों में, और पहले भी आपको पता है कि एवन फील्ड के केस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी हुई है, और उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। वहाँ से भी जो उनके लंदन के फ्लैट्स हैं वो भी उन्होंने भाग सरकार जब्त करने का फ़ैसला जो है वो दिया हुआ है इसी नायब अदालत ने। तो ये जो इनकी जायदादें हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है,
ये अब सरकार के खजाने के अंदर नीलाम करके जो है वो जमा हो जाएंगे। चले कुछ ना कुछ रिकवरी तो इनके ज़रिए होगी, पैसे ही सही। और इस तरीके से देखिए ना, इनका पहलू क्या है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो मुल्क में होते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता तो उस वक्त जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आना पसंद नहीं करते। अब कौन सा इलाज उन्होंने करवाया है, कौन सी बीमारी की ट्रीटमेंट अभी तक करवाई है, ना आपको पता है ना हमें पता है, ना डॉक्टर दनान नज़र आते हैं, ना अब उनकी बीमारी के ऊपर कोई बात करता है। मियाँ साहब जो है वो हशाश बशाश मीडिया के साथ लंदन की सड़कों पर बागात पर सैर सपाटे करते नज़र तो आते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। और याद रखें कि वो अदालती कस्टडी के अंदर से बाहर गए हुए हैं जमानत लेकर, और सज़ा हुई हुई है उन्हें। वापस आए, वापस आकर अपनी सज़ा पूरी करें। और इससे मैं समझता हूँ पूरी पीएम वाले इनको चाहिए कि उनको कहें वापस आए आकर, ताकि कानून की पासदारी हो। बासी साहब, योर फाइनल कमेंट जी। शहबाज शरीफ तो आज आ गए, लेकिन मियां साहब के हवाले से एक खबर आ गई। देखिए जी, आप साथ को इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मियां साहब जहाँ अदालत से इजाजत लेके गए हैं, उनको जेल में थे, अदालत में गए हैं, अदालत ने परमिशन दिया है, उसके बाद हुकूमत के पास गए, हुकूमत ने नहीं निकाला, उन्हें निकाला हुकूमत से परमिशन। जब से वो इलाज, अरे सुन तो ले, अब वो इलाज ये नैब की अदालतों ने पहले भी ऐसे बड़े फैसले दिए हैं, ऐसे बड़े पहले भी होते रहे हैं, इन फैसलों की कोई अहमियत नहीं होती। सबको पता है कि नैब की अदालत किस टिकड़े पे फैसले देती है। ये मामला जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप देखेंगे कि तो का निकले, आप भी निकलेंगे। तो ये केस हमारी किसी भी लीडरशिप है, आप देख लें, आज शहबाज शरीफ साहब का आप केस देख लें, हमजाद साहब का देख लें, बाकी सारी जितनी का केस देख लें। तो अदालत नैब का बनाया हुआ है, ये के लिए है, ये लोगों को निकलता आपको कहना है कुछ नहीं है, बाकी इस पे ठीक है। इस तरह के कई फैसले पहले भी आएंगे, कोई अहमियत नहीं अभी। तो दूध का दूध। रफीउल्लाह साहब कुछ निकलना है, रफीउल्लाह साहब कुछ निकलना है इन केसेस में से कि नहीं? रहमान भाई देखें, बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने 2 साल हो गया जेल बिठाया हुआ है, और ना कोई बात आगे चल रही है, ना कोई। वो आज चीमा थे, मैं उनके बारे में और कुछ नहीं जानता। ये पता है कि वो 32 महीने या 34 महीने अंदर रहे और उसके बाद अब इंक्वायरी बंद कर दी। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये किस मुंह से ये बात करते हैं कि वो भगोड़ा है और वो ये। ओ भाई, NRO देने वाले तुम, उसको भेजने वाले तुम, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको भेजा है। अब आके जो है ना वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो कि वो यूं हो गया तो वो भाग गया तो ये हो गया। उस टाइम जब आप भेज रहे थे, जिसके मर्जी कहने पे भेज रहे थे, रियासत के सरबरा आप थे, प्राइम मिनिस्टर आप थे, आपने उस टाइम भेजा है। तो इसलिए अब ये वाली बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, और ना ये बातें अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आतुल्लाह साहब, जावेद अब्बासी साहब और फरूक हबीब साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।